गांव में ललिता नाम की एक महिला रहती थी। सड़क दुर्घटना से उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से पूरा घर वही चलाया करती थी। ललिता की एक बेटी थी जिसका नाम झुमकी था। वो कक्षा 7 में पढ़ा करती थी। झुमकी, चल अब जल्दी से उठ जा, स्कूल जाने का समय हो रहा है। हाँ, आ रही हूँ। आपने सब्जी तोड़ लिया या नहीं? मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ और सारे काम कर लेती हूँ। तू ही पता नहीं ऐसे कैसे हो गई। मैं तो अब सब्जी बेचने भी जा रही हूँ। ठीक है, आप जाओ, मैं अभी उठती हूँ। अच्छा, तो नहीं उठेगी? देख तो जरा कौन आया है। कौन आया है? पवन जी आए हैं। क्या? पवन चाचा आए हैं? अभी आती हूँ। झुमकी तुरंत उठ जाती है और वहाँ आती है। माँ, पवन चाचा तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। हाँ तो क्या करती, तुझे उठाना था और तुझे उठाने के लिए तेरे पवन चाचा का सहारा लेना पड़ा। उनकी ही तो सिर्फ तो बात मानती है। क्या माँ, आप भी ना? चल अब जा स्कूल जल्दी से, मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। ललिता खेती करती थी, सब्जियाँ उगाया करती थी और बाजार आकर बेचा करती थी। ललिता के बेटी झुमकी पड़ोस वाले पवन चाचा से बहुत घुली मिली थी। आइए आइए भाई जी, बहन जी, ताजे ताजे सब्जी ले लीजिए। कैसी है ललिता? दे दे 2 किलो भिंडी। जी अभी देती हूँ, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। चल अच्छा है। वैसे क्या सोचा है तूने झुमकी की शादी को लेकर? कब करवा रही है उसकी शादी? झुमकी तो अभी बच्ची है, अभी उसकी शादी की क्या सोचूं? बच्ची तो नहीं है वो। तुझे उसकी शादी की चिंता नहीं सतानी चाहिए। क्या दीदी जी, आप भी क्या ये सब सोचना? चल सही है, तेरी जैसी सोच। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आती है और रुकने का नाम नहीं लेती है। गांव का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। ललिता के खेत की भी सभी तैयार सब्जी बर्बाद हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एकमात्र साधन था जिससे कमाई होती थी, अब तो वो भी नहीं बच पाया। अब मैं क्या करूँगी? कई दिनों तक बारिश होती है, जिस वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है। ललिता के पास 1 रुपए भी नहीं थे जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके। माँ, अब क्या होगा? क्या हम हमेशा के लिए भूखे रह जाएंगे? अरे नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। झुमकी और ललिता दोनों भूख से तड़प रहे थे। तभी पवन कुछ खाने को लेकर आता है। लीजिए, खा लीजिए, कुछ तो राहत मिलेगी। नहीं, अगर हम ये खा जाएंगे तो आप क्या खाएंगे? मैंने खा लिया है, ये तो आप दोनों के लिए लेकर आया हूँ, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। दोनों कई दिनों बाद भोजन करती है। बारिश छूट जाती है, मगर बाढ़ का पानी अभी भी गांव में अटका हुआ था। पूरे खेत में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। अब इतनी जल्दी कौन सा नया काम शुरू करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, सेठ जी के पास से थोड़े पैसे उधार ले आती हूँ। बोलूंगी बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा तो खेती करके पैसे वापस लौटा दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। झुमकी को साथ लेकर ललिता सेठ जी के पास आती है। इतनी आसानी से पैसे कैसे दे दूं? क्या भरोसा है, बाढ़ का पानी कभी खत्म ही ना हो, बरसात फिर से शुरू हो जाए, मेरे तो सारे पैसे अटक जाएंगे, तुझे वापस सब्जी में लगाने का मौका भी नहीं मिलेगा और तू मेरे पैसे भी नहीं चुका पाएगा। नहीं सेठ जी, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। छोड़ो, पैसा क्या लौटाना, तुम एक काम करो, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो और अपनी बेटी से मेरी शादी करवा दो। सारी जिंदगी उसे खुश रखूंगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तुम्हारा खर्चा भी उठाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? माफ कीजिए, मुझे आपसे किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। चल निकल मेरे घर से, कहाँ से उठकर चले आते हैं। ललिता अपनी बेटी को साथ लेकर घर आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं आखिर? कब तक पवन जी हमें खिलाते रहेंगे? पवन खाना लेकर दोनों के पास आता है। ये लीजिए, आप दोनों के लिए खाना लेकर आया हूँ। दोनों खाना खा लेती है। फिर पवन कहता है,
मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसीलिए मुझे कुछ महीनों के लिए शहर जाना होगा। मगर आप दोनों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? कुछ समझ में नहीं आता। अरे नहीं नहीं, वो जरूरी काम है। नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको जाना चाहिए। हम अपने आप को संभाल लेंगे। पवन शहर के लिए निकल जाता है। पवन के जाने के बाद ललिता और झुमकी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता है। वो दोनों कई दिनों से भूखी पड़ी रहती है। फिर एक दिन जाती हूँ, उसी बाढ़ के पानी में खेत में देखती हूँ, कहीं कुछ होगा तो कोई सब्जी मिलेगी तो बना दूंगी और झुमकी को खिला दूंगी। ललिता उसी बाढ़ के पानी के अंदर चली जाती है। घुटने तक पानी भर जाता है। वो हाथ लगाकर सब्जी ढूंढने लगती है। तभी उसे एक भिंडी मिलती है। ये तो एक भिंडी है, इससे क्या होगा? जैसे ही ललिता भिंडी को हाथ में उठाती है, भिंडी से आवाज आती है, मैं एक भिंडी हूँ और सिर्फ एक ही काफी हूँ। मतलब? मैं एक जादुई भिंडी हूँ। तुम मुझे जितने टुकड़ों में काटोगी उतनी तरह के अलग अलग सब्जियाँ तुम्हारे पास टोकरी भरकर आ जाएंगे और फिर मैं वापस पहले जैसे ही बन जाऊंगा। ये सुन ललिता बहुत खुश हो जाती है और उसे आजमा कर देखती है। जादुई भिंडी को टुकड़ों में काटती है और अलग अलग प्रकार की हरे हरे सब्जी टोकरी भरकर वहाँ आ जाते हैं और जादुई भिंडी वापस पहले जैसी हो जाती है। ललिता हर रोज सब्जी लेकर बाजार बेचने जाने लगती है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। धीरे धीरे ललिता अलग अलग जगहों पर नई नई दुकान खोल लेती है। वो अब अच्छे पैसे कमाने लगती है और सब कुछ सही से चलने लगता है। कुछ महीनों बाद पवन वापस गांव आता है। पवन को देख ललिता और झुमकी बहुत खुश होती है। माँ, पवन चाचा को कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। आप इनसे शादी कर लो। झुमकी की बात ललिता टाल नहीं पाती है और पवन से शादी कर लेती है। फिर तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेतों में काम करता था। उसे पशु और पंछियों से बहुत लगाव था और समय मिलने पर उनकी सेवा भी करता था। वो पंछियों के लिए दाने डालता था। कबूतर, तोता और दूसरे पंछी आकर दानों को बड़े प्यार से खाते थे। उसके घर के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पर कई पशु पंछी रहते थे। उनमें ही एक गिलहरी थी। वो गिलहरी जब कुछ खाने के लिए नीचे उतरती थी तब रघु के पास आ जाती थी। वो रघु के हाथों में रखे हुए दाने भी खाती थी। इस तरह से धीरे धीरे रघु और गिलहरी में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन वो गिलहरी उसे घायल दिखाई पड़ी। रघु को बड़ा दुख हुआ। उसने उसे अपने हथेली पर उठा लिया और घर लेकर आ गया और बोला, राजू की मम्मी, जल्दी से हल्दी लेकर आओ, गिलहरी रानी को चोट लग गई है। फिर रघु की पत्नी कहती है, जी अभी लेकर आती हूँ। रघु ने हल्दी का लेप बनाकर गिलहरी के जख्मी स्थान पर लगा दिया। उसे कुछ दाने खिलाए और फिर छोड़ दिया। गिलहरी खुशी खुशी फुदक फुदक कर घर के बाहर चली गई। रघु और गिलहरी के बीच आत्मीयता बढ़ती चली गई। गिलहरी रोज रोज रघु के घर में आने लगी। वो घंटों घर के अंदर घूमती रहती थी, जैसे वो उनके घर की सदस्य बन गई हो। एक दिन रघु खेतों की तरफ गया हुआ था। उसकी पत्नी रसोई घर में काम कर रही थी। रघु का छोटा बेटा जमीन पर एक बिछौने पर सोया हुआ था। एक सांप बाहर से उस बच्चे के करीब आ रहा था। गिलहरी ने जब ये दृश्य देखा तब वो सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। सांप भी फन निकाल कर खड़ा हो गया। गिलहरी उसके सामने दीवार बन गई थी। सांप की फुफकार से भी वो डरने वाली नहीं थी। इतने में गिलहरी की आंखों से एक रोशनी निकली और वो सीधे सांप की आंखों पर पड़ी। वो पीछे हटने लगा। गिलहरी जोर जोर से शोर मचाकर रघु की पत्नी को बुलाने लगी। रघु की पत्नी वहां पहुंच चुकी थी और उसने वो मंजर आंखों से देख लिया था।
सांप भाग चुका था। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और बार बार गिलहरी को धन्यवाद देने लगी और बोली, आप एक गिलहरी नहीं हो, कोई देवी हो। मैं आजीवन आपके पास ऋणी हो गई। आपको लाख लाख धन्यवाद। गिलहरी पूंछ हिलाकर अपना प्रेम प्रदर्शन करते हुए प्रसन्न हो रही थी। इतने में रघु भी खेतों पर से घर में आ गया। उसे सारी बात का पता चल गया। उसने प्यारी गिलहरी को गोद में उठाकर उसे दुलार करने लगा, प्यार करने लगा और बोला, गिलहरी रानी, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हो गई। गिलहरी प्यार से आंखें मटकाकर फुदकते हुए घर के बाहर निकल गई। एक बार रघु बहुत बीमार हो गया। उसने खटिया पकड़ ली थी और उसकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी। उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। गरीबी ने पहले से ही उसकी कमर तोड़ दी थी। बीमारी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। रघु की पत्नी उसके सिरहाने बैठकर रो रही थी। इतने में गिलहरी घर के अंदर चली आई। वो इधर उधर घूमने लगी। रघु की पत्नी ने कहा, गिलहरी रानी, हम अब बहुत गरीब हो गए। घर में खाने को अन्न भी नहीं बचा। हम क्या खाएं और तुम्हें क्या खिलाएं? गिलहरी का ध्यान रघु की पत्नी के बहते हुए आंसुओं पर गया। वो सारा माजरा जान चुकी थी। वो तेजी से घर के अंदर रखे हुए खाली बोरों पर कूदने लगी। क्या कर रही हो? क्या ढूंढ रही हो? सारा भंडार खाली हो गया है। हम गरीबों की यही कहानी है, नसीब में दुख और आंखों में पानी। गिलहरी कूद रही थी और अपने मुंह से कुछ अजीब आवाजें निकाल रही थी। कूदते फांदते वो भंडार कक्ष के बक्सों पर भी कूदने लगी। इसके बाद जाकर रघु की खाट पर उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को मुंह से सहलाने लगी। रघु ने बहते हुए आंसुओं के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। गिलहरी अपनी भाषा में कुछ बोले जा रही थी। कल तो भूसे से रोटी बना दी थी। देखती हूँ कुछ गिरा हुआ दानों को एकजुट करके उनसे कुछ पका लूंगी। भगवान भी गरीबों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। रघु की पत्नी जब बोरों के पास पहुंची तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सारे के सारे बोरे अनाज से खचाखच भर गए थे। गेहूं, चावल, दाल, चीनी इत्यादि से भंडार भर गया था, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। वो आगे बढ़ी, बक्से को खोला तो दंग रह गई। रघु की पत्नी ने कहा, हाय दैया, सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सब कहाँ से आए? मैं तो पागल हो जाऊंगी। उसे ये सब समझते देर ना लगी कि ये उसी प्यारी गिलहरी रानी की जादुई करामत है। उसी ने पलक झपकाते ही उन्हें रंक से राजा बना दिया। रघु भी अपने पैरों पर आराम से चलकर ये सब नजारा देखने पहुंच चुका था। आप खटिया से उठकर चलकर यहाँ तक आ गए? ये तो बड़ा चमत्कार है। हमारी गिलहरी रानी सिर्फ गिलहरी नहीं, कोई देवी की अवतार है। गिलहरी घर के अंदर आ चुकी थी। रघु ने उसे उठाकर प्यार से अपनी हथेली पर बिठा लिया, चूमने लगा और पत्नी के साथ झूमने लगा। राजू और प्रशांत तो भाई थे। वो खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें बहुत तेज भूख लगी, पर उनके पास पैसे नहीं थे। तभी वहाँ से एक फल वाला निकला। भैया देखो, इस फल वाले के पास कितने प्यारे प्यारे अमरूद हैं। मेरा तो अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। राजू, मन को काबू में रखो। तुम्हें पता है ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ, एक बार हम उससे मांग कर देखते हैं। अगर उसने हमें अमरूद दे दिया तो खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, वो हमें नहीं देगा। राजू उस फल वाले के पास जाता है और उससे कहता है, भैया मुझे एक अमरूद दे दो। 60 रुपए किलो है, बताओ कितने कर दूं? मेरे पास पैसे नहीं है,
पैसे नहीं है तो फिर क्या अमरूद फ्री में बट रहे हैं जो मुझसे मांगने आ गया? चल जा यहाँ से। मुझे बहुत भूख लगी है, एक अमरूद दे दो बस। नहीं, तू जा यहाँ से। राजू चुपचाप उसके फल के ठेले पर से एक अमरूद चुरा लेता है और प्रशांत को जाकर कहता है, भैया भैया देखो मैं अमरूद ले आया। अरे ये अमरूद क्या तुझे उसने खुद दिया है? सच सच बता। नहीं, मैंने उसके ठेले पर से उठा लाया। राजू, चोरी करना गलत बात है। उसका अमरूद वापस करके आ, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी पापा से। वो तो भैया बहुत आगे निकल गया है, अब तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है तो आधा अमरूद खा लेता हूँ और आधा जमीन में गाड़ देता हूँ। जब बहुत सारे अमरूद हो जाएंगे तब उसमें से एक अमरूद तोड़कर मैं अमरूद वाले को दे दूंगा। अरे ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ, पापा ने कहा था कि जमीन में जो गाड़ो वो ऊपर उगकर आ जाता है। देखना, इस आधे अमरूद के बहुत सारे अमरूद हो जाएंगे। तू और तेरे सवाल। जा जमीन पे गाड़ के आ जा अपने आधे अमरूद को। राजू आधा अमरूद खाकर आधे अमरूद को जमीन में दबा देता है और दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब राजू अमरूद की दबाई हुई जगह पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ एक अमरूद पेड़ खड़ा है। भैया भैया देखो, अमरूद का पेड़ उग गया है। मैंने कहा था ना, इस अमरूद को यहाँ दबाऊंगा तो एक पेड़ बन जाएगा। देखो उग गया ना, अब तो मुझे बहुत सारे अमरूद खाने को मिल जाएंगे। अरे राजू, ये कैसे हो गया? रातों रात यहाँ पर अमरूद का पेड़ कैसे खड़ा हो गया? ये तो जादू हो गया। वो मत सोचो भैया, इसमें से एक अमरूद तोड़कर उस अमरूद वाले को दे आते हैं। आपने ही तो कहा था कि चोरी करना गलत बात है, अब हम अपनी गलती सुधार लेते हैं। प्रशांत और राजू दोनों उस पर अमरूद वाले को ढूंढते हैं। कुछ दूरी पर अमरूद वाला दिखता है और उसे अमरूद वापस कराते हैं। भैया, कल हमने आपका एक अमरूद लिया था तो वही आज वापस करने आए हैं। ये लो आपका अमरूद। अरे कल तक तो ये बच्चे मुझसे अमरूद मांगकर खा रहे थे और आज मुझे अमरूद वापस करने आए। ये तो बड़े अजीब बच्चे हैं, ऐसा भी कोई करता है भला? राजू और प्रशांत भागे भागे अपने घर पहुंचते हैं और अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। राजू, तुम ये क्या कह रहे हो? एक दिन में कैसे पेड़ बन सकता है? मैं सही कह रहा हूँ। मैंने रात को आधा अमरूद जमीन में दबाया था और अगली सुबह वो पेड़ बन गया और उस पर बहुत सारे अमरूद भी आ गए। राखी और अशोक भागे भागे पेड़ के पास जाते हैं। जैसे ही अशोक अमरूद तोड़ने लगता है तो उसका हाथ एक टहनी से टकरा जाता है और उससे खून निकलने लगता है। प्रशांत उस खून को रोकने के लिए अमरूद का एक पत्ता उस पर लगाता है तो देखता है कि हाथ का खून रुकने के साथ साथ वो ठीक भी हो गया है। राखी अशोक तजुर्बे करते हैं और कहते हैं, अरे ये तो सच में जादुई अमरूद है। इससे तो हर रोग दूर हो सकता है। क्यों ना हम इससे उन गरीब लोगों की मदद करें जो अपना इलाज बड़े अस्पतालों में नहीं करा सकते। सही कह रहे हो। अगर हमें ये जादुई अमरूद मिला है तो हमें इससे सबकी मदद करनी चाहिए। अब अशोक और राखी उस अमरूद के पेड़ पर लगे अमरूद से सबकी मदद करते हैं और उन अमरूदों को बेचकर घर का खर्च चलाया करते हैं। ये सब बात जब उस फल वाले ने देखी तो उसने सोचा, अरे ये तो दोनों बच्चे वही हैं जिनको मैंने अमरूद नहीं दिया था और आज इनका अमरूद का व्यापार इतना बढ़ चढ़ कर चल रहा है। ये कैसे हो गया? फल वाला राजू के पास जाता है और उससे पूछता है, बेटा, उस दिन मैंने तुम्हें अमरूद नहीं दिया था और आज तुम अमरूद का व्यापार कर रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे दिन कैसे बदल गए? अंकल, हमने ना एक अमरूद का पेड़ लगाया है जिस पर से अमरूद कभी खत्म ही नहीं होते। उसी पर से फल तोड़कर हम बेचा करते हैं। कल तक हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था पर आज हमने अपना अलग मकान ले लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे भी उस अमरूद के पेड़ पर से अमरूद तोड़कर बेचने चाहिए। मैं भी अमीर हो जाऊंगा। वो अमरूद के पेड़ के पास पहुंचता है। जैसे ही अमरूद को हाथ लगाता है तो उस पर लगे सारे अमरूद उसके सिर पर गिरने लग जाते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई पत्थर बरसा रहा हो।
वहीं दूसरी ओर कुछ अमरूदों में से कीड़े निकलकर उसके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, जिससे डर के मारे वो जान बचाकर भाग जाता है। तभी वो प्रशांत से टकराता है। अरे अंकल, आपके ऊपर ये कीड़े क्या कर रहे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, इस अमरूद से मुझे बचाओ। इस अमरूद से कीड़े निकलकर मेरे ऊपर चिपक रहे हैं। मैं ये तुम्हारा जादुई अमरूद चुराने आया था, पर इस जादुई अमरूद ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। प्रशांत अमरूद के पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है, अमरूद, इस फल वाले को माफ कर दो और इसको जाने दो। इसने जो भी किया लालच में आकर किया। अमरूद से निकले कीड़े उस पर से हट जाते हैं और अमरूद भी उसको मारना बंद कर देते हैं। अब फल वाला अपनी जान बचाकर भाग जाता है और प्रशांत और राजू उस अमरूद की मदद से सबकी मदद करते हैं और सबके प्यारे बन जाते हैं। वे अमरूद से सबकी सेवा करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। राजू मस्ती में जी भरकर अमरूद खाता है और बांटता है।